चौथी क्लास है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी नर्सिंग 4th ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। हमारा आज का टॉपिक है पीईआरटी। एक चार्ट है जिसके अंदर हम किसी भी प्रोग्राम के या किसी भी प्रोजेक्ट को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से उसको कोऑर्डिनेटेड करना है, किस तरीके से उसकी टाइमिंग शेड्यूल बनाना है, वो सारी चीज़ें उस चार्ट पे हम लोग बनाते हैं और उस चार्ट को बोलते हैं पीईआरटी चार्ट। सबसे पहली बात आती है कि पीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको बता दें कि जो पीईआरटी है इसकी फुल फॉर्म होती है आपके पास में पी फॉर प्रोग्राम या प्रोजेक्ट, ई फॉर इवाल्वेशन और आर फॉर रिव्यू, टी फॉर टेक्निक। ये इस तरीके की टेक्निक है जिसके अंदर हम प्रोग्राम का इवेल्युएशन और रिव्यू करते हैं हम लोग। कहने का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या करते हैं आपको बता दे। देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक चार्ट बनाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई वैक्सीनेशन कैंप लगाना है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को सारी चीज़ें एक प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले कि हाँ वैक्सीनेशन कैंप लगाना है, उसके बाद उसके उद्देश्य से क्या क्या ऑब्जेक्टिव है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके लिए क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, रिसोर्सेज हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद उसकी टाइमिंग को हम लोग देखेंगे कि टाइमिंग कितनी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को जो प्लानिंग है, जो वैक्सीनेशन की जो रिसोर्सेज हैं, जो टाइमिंग, उन सबको एक चार्ट के रूप में हम लोग प्रदर्शित कर देंगे, एक चार्ट के रूप में शो कर देते हैं। और उस चार्ट को हमको क्या बोलते हैं, पीईआरटी चार्ट बोलते हैं। तो बात करते हैं हम देखो इसकी डेफिनेशन के बारे में कि पीईआरटी क्या है। पीईआरटी का मतलब है प्रोग्राम या प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, तो पीआरटी इज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, एक टूल है जिससे हम किसी प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट तैयार करते हैं। यूज्ड टू, किसके लिए यूज किया जाता है, शेड्यूल, ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट टास्क विद इन ए प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को शेड्यूल करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करने के लिए हम एक टूल का यूज करते हैं या एक चार्ट का यूज करते हैं जिसे हम पीईआरटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीईआरटी। नेक्स्ट डेफिनेशन और लिखी हुई है इसके बारे में। तो इट इज बेसिकली ए मेथड टू एनालाइज द टास्क इन्वॉल्व्ड इन completing a given project, especially the time needed to complete each task and to identify the minimum time needed to complete the time total project। कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीके का ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम एनालाइज कर सकते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट को कितने टाइम पीरियड में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि हम लोग उस टाइम पीरियड को, जो जितना टाइम पीरियड लग रहा है उस प्रोग्राम के अंदर, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर हम पहले से ही टाइम टेबल तैयार करके रखेंगे किसी प्रोग्राम का, तो उस प्रोग्राम को कंडक्ट करने में हमें कम से कम टाइम लगेगा, क्योंकि सारी जो टाइम की प्लानिंग पहले से ही सेट है। अगर हम उसका जो है शेड्यूल तैयार नहीं करेंगे तो उस प्रोग्राम को या उस प्रोजेक्ट को करने में टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो इसी वजह से हम लोग पीईआरटी चार्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास में देखो डेफिनेशन के बाद में हम लोग पढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। आखिर क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है पीईआरटी चार्ट के। तो सबसे पहले देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीईआरटी इज टू facilitate decision making and to reduce both the time and cost required to complete a project। ये बात ध्यान रखेंगे। देखो सबसे मेन चीज जो इसका उद्देश्य है वो क्या है, किसी भी जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के खर्चे को कम करना। अगर पहले से प्लानिंग होगी तो उसका खर्चा क्या रहेगा, कम। कॉस्ट को मिनिमाइज करना। दूसरा, उसकी टाइम पीरियड को कम करना। अगर मान के चलो पहले से ही कोई चार्ट नहीं बना हुआ है तो टाइम क्या लगेगा, उस प्रोजेक्ट को करने में ज़्यादा लगेगा। और तीसरी बात है, उसके अंदर जो डिसीजन लेने की जो फैसिलिटी है, डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है, उसको बढ़ाना, डिसीजन मेकिंग को बढ़ाना। अगर मान के चलो हमारे पास में पहले से कोई चार्ट नहीं है किसी प्रोजेक्ट का, तो हमें बीच में डिसीजन लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो इन तीन चीज को फुलफिल करना मेन उद्देश्य है। सबसे पहला, कोई भी प्रोजेक्ट है उसका खर्चे को कम करना।
दूसरा उसके टाइम पीरियड को कम करना, तीसरा उसके डिसीजन मेकिंग को बढ़ाना उस प्रोग्राम के अंदर। तो लिखा हुआ है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्ट इज टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग एंड टू रिड्यूस बोथ द टाइम एंड द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आपके पास में देखो, ऑब्जेक्टिव के बाद में हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ PERT कि PERT के लिए कौन कौन से स्टेप हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टेप यूज करते हैं वो है आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एक्टिविटी एंड माइलस्टोन, कि हम जो भी स्पेसिफिक एक्टिविटी करना चाह रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से प्रोजेक्ट किसके ऊपर जो है हम लोग प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। सेकंड, आप डिटरमाइन द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज, और जो है प्रॉपर सीक्वेंस, एक्टिविटी की प्रॉपर सीक्वेंस को हमें डिटरमाइन करना है। ये हम स्टेप याद रखेंगे। उसके बाद अभी हम इसी के बाद हम लोग साथ में पढ़ेंगे, इनको डीपली पढ़ेंगे, इन स्टेप को वन बाय वन इनको हम लोग डिटेल से बताएंगे। तीसरी जो स्टेप है कंस्ट्रक्ट ए नेटवर्क डायग्राम। चौथी स्टेप है आपके पास में एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड टू ईच एक्टिविटी। और पांचवी स्टेप है आपके पास डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ। और छठी स्टेप है अपडेट द PERT चार्ट एज द प्रोजेक्ट प्रोग्राम। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पहली स्टेप के बारे में। तो हमारे पास में पहली स्टेप है, देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं हम लोग। तो हमारे पास में है सबसे पहली स्टेप आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एक्टिविटीज एंड माइलस्टोन। कहने का मतलब जो भी प्रोग्राम आप लोग कर रहे हो उसमें क्या क्या एक्टिविटी होगी। जैसे कि मान के एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, जैसे 26 जनवरी का प्रोग्राम है, 26 जनवरी का प्रोग्राम है। तो 26 जनवरी में क्या क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को फ्लैग होस्टिंग करनी है, उसके बाद वेलकम्स होंगे, उसके बाद में जो है आपके पास में फ्लैग होस्टिंग के बाद पहले राष्ट्रगान होगा, फिर वेलकम सॉन्ग होगा आपके पास में, उसके बाद में कल्चरल प्रोग्राम जो भी होंगे सारे होंगे, और उसके बाद में किसी चीफ गेस्ट का जो है लेक्चर होगा, उसके बाद में आपके प्रिंसिपल का लेक्चर होगा, उसके बाद में कोई भी जो है आपके प्रोग्राम को फिनिश करने के लिए लेक्चर देगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को हमें पहले से आइडेंटिफाई करना है। कहने का मतलब है कोई भी प्रोग्राम आप लोग कर रहे हो तो उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ को उन सबको आइडेंटिफाई करना, तभी तो हम लोग उसको सीक्वेंस में जमा पाएंगे। जब हम लोगों को पता ही नहीं होगा कि हम कौन कौन से एक्टिविटीज इस प्रोग्राम के द्वारा कर रहे हैं तो हम कैसे सीक्वेंस में जमा पाएंगे। और जब हम लोग सीक्वेंस में नहीं जमा पाएंगे तो उसका टाइम पीरियड कैसे डिवाइड करेंगे, और जब हम टाइम पीरियड ही डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो उसका चार्ट कैसे बना पाएंगे। तो हम PERT चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि उस प्रोग्राम के अंदर, उस प्रोजेक्ट के अंदर हम कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है करना चाह रहे हैं। तो देखो यही लिखा हुआ है द एक्टिविटीज आर द टास्क रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट। कौन कौन से एक्टिविटीज आप प्रोजेक्ट के अंदर करने जा रहे हो। द माइलस्टोन आर द इवेंट मेकिंग द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ वन और मोर एक्टिविटीज। शुरुआत में और एंड में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज करने जा रहे हो आपको पता होना चाहिए। इट इज हेल्पफुल टू लिस्ट द टास्क इन टेबल। ये किसके लिए हेल्पफुल होगा, जो टास्क है उनको हम एक लिस्ट में बनाएंगे तो उसके लिए हेल्पफुल होगा। इन लेटर स्टेप कैन बी एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑन सीक्वेंस और बाद में लिस्ट बनाने के बाद में उनको हम सीक्वेंस में जमा सकते हैं और उनका जो है टाइम ड्यूरेशन हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपने देख लिया कि सबसे पहली स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एक्टिविटी एंड माइलस्टोन। सेकंड आपके पास में है, सेकंड आपके पास में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेकंड स्टेप में हमारे पास में है अब हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया एक्टिविटीज को, कौन कौन सी एक्टिविटीज हम इस प्रोग्राम में, इस प्रोजेक्ट में करने जा रहे हैं। उसके बाद में जो है क्या करेंगे, वो जो एक्टिविटीज है उनको सीक्वेंस में जमाएंगे। ये देखो ये आ गया, डिटरमाइन द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज। जो एक्टिविटीज उनको प्रॉपर सीक्वेंस में हम लोग जमाएंगे। तो द सेकंड स्टेप ऑफ PERT इज डिटरमाइन द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज। इसमें क्या लिखोगे आप लोग, दिस स्टेप में बी कंबाइंड विद द एक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन। एक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन आप लोगों ने पहली स्टेप में कर लिया, उसके बाद उसको सीक्वेंस में जमाएंगे हम लोग। स्टेप सिंस द एक्टिविटी सीक्वेंस इज एविडेंट फॉर सम टास्क अदर टास्क में बी रिक्वायर मोर एनालिसिस टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट ऑर्डर इन विच दे मस्ट बी परफॉर्म। आप इस लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे, आप लोग यही लिखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग जो है एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और सेकंड स्टेज में जो एक्टिविटीज हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है उनको सीक्वेंस में जमाएंगे कि कौन सी एक्टिविटी हमें पहले करनी है, कौन सी एक्टिविटी बाद में करनी है, कौन सी एक्टिविटी को हमें प्रायोरिटी देनी है और कौन सी एक्टिविटी को हमें लिस्ट प्रायोरिटी हम लोगों को देनी है। ये चीज़ आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास तीसरी जो स्टेप है वो है
तीसरी स्टेप आपके पास में है कंस्ट्रक्ट ए नेटवर्क डायग्राम। कंस्ट्रक्ट ए नेटवर्क डायग्राम, आई बात समझ में। तीसरी स्टेप आपके पास में कंस्ट्रक्ट ए नेटवर्क डायग्राम। एक नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, कहने का मतलब जो भी एक्टिविटी जिनको सीक्वेंस में आपने जमा दिया, तो यूजिंग द एक्टिविटी सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ए नेटवर्क डायग्राम कैन बी ड्रॉ। एक नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, जैसे कि मान के 26 जनवरी आप लोगों को मनानी है, तो एक डायग्राम बनाएंगे आप लोग इस तरीके से कि 26 जनवरी में हमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो फ्लैग होस्टिंग वाले प्रोग्राम और एक जो है कल्चरल प्रोग्राम। फ्लैग होस्टिंग में कौन कौन से प्रोग्राम आप लोग देखोगे, जैसे कि फ्लैग होस्टिंग करवाएंगे, उसके बाद में हम लोग राष्ट्रगान करवाएंगे, फिर राष्ट्रगीत करवाएंगे। एक होता है फिर वेलकम प्रोग्राम, सबको माला वगैरह पहनाना, वेलकम सॉन्ग करना। उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम, उसके बाद फिर एंड प्रोग्राम का, उसके बाद मिठाई उठाई बांटना। तो हम क्या करेंगे, इन सबको सीक्वेंस में जमाने के बाद एक इस तरीके का नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, एक नेटवर्क ड्रॉ करेंगे ना। तो यूजिंग द एक्टिविटी सीक्वेंस इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डायग्राम कैन बी ड्रॉ शोइंग द सीक्वेंस ऑफ द सीरियल एंड पैरेलल एक्टिविटीज। सीरियल और पैरेलल एक्टिविटीज को ये दिखाता है। जैसे कि मान के चलो ये आपके पास में वेलकम सॉन्ग चल रहा था, उसी के दौरान आप लोगों ने जो है जो गेस्ट आए हुए थे उनका वेलकम कर दिया बुके देके या माला पहनाकर। तो हम लोगों को ये पता लगेगा कि कौन कौन से प्रोग्राम पैरेलल चलेंगे और कौन कौन से प्रोग्राम एक दूसरे के पीछे चलेंगे। तो हमें एक ऐसा चार्ट हम लोगों को बनाना है। ईच एक्टिविटी रिप्रेजेंट ए नोड। जो भी एक्टिविटीज है वो एक नोड को रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से हम गोले में उसको रखेंगे, और जो नोड हो सकता है वो या तो वर्ताकार आप लोग रख सकते हो या रेक्टेंगल आयताकार भी आप लोग रख सकते हो ना। ये किसको करेगा, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। एंड द एरो, जो एरो है, ये जो एरो लगा रखा है, ये एरो किसको इंडिकेट करेगा, 2 प्रोग्राम के बीच में रिलेशन को। एरो रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन एक्टिविटी, जो एक्टिविटी जो उनके बीच में जो है रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। आगे बात समझ में। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे इस चीज़ को। फिर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सी एक्टिविटी आपको करना है, उसके बाद उनको सीक्वेंस में जमाएंगे, फिर एक चार्ट तैयार करेंगे। 3 स्टेप हो गई। चौथी स्टेप में क्या करेंगे आप लोग देखो, एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी। आप लोग एक एस्टिमेशन, एक आइडिया लगाओगे कि हर प्रोग्राम में कितना टाइम देना, जैसे फ्लैग होस्टिंग में कितना टाइम देना है आप लोगों को, 1 मिनट। फिर उसके बाद राष्ट्रगान में उसका टाइम पीरियड फिक्स है। उसके बाद फिर जो है आप जो है राष्ट्रगीत में कितना टाइम दोगे। उसके बाद आप लोग जो है वेलकम में कितना टाइम दोगे, कल्चरल प्रोग्राम में कितना टाइम दोगे, मिठाई बांटने में कितना टाइम दोगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक एस्टिमेशन जो है हर एक्टिविटी का टाइम का एक एस्टिमेशन आप लोगों को बनाना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है वीक्स आर कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ द टाइम फॉर एक्टिविटी कंप्लीशन। देखो हम लोग यहाँ पे तो एक दिन की एक्टिविटी ले रहे थे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लंबी एक्टिविटी की। तो ज़्यादातर जो है सप्ते लिए जाते हैं, किसी भी एक्टिविटी को खत्म करने के लिए क्या लिया जाता है, वीक्स यूज करते हैं। बट एनी कंसिस्टेंट यूनिट ऑफ टाइम कैन बी यूज। अब फिर बाकी आप अपने हिसाब से जो यूज कर सकते हो। ए डिस्टिंग्विशिंग feature of PRT is its ability to deal with uncertainty in activity completion time. For each activity, the model usually include 4 टाइम estimate। 4 टाइप के हम लोग टाइम एस्टिमेशन यूज करते हैं। 4 टाइप के हम लोग टाइम एस्टिमेशन यूज करते हैं कि कौन कौन से टाइम, जैसे ऑप्टिमिस्टिक टाइम हो सकता है, मोस्ट लाइकली टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और एक्सपेक्टेड टाइम। 4 टाइप के टाइम हम लोग यूज करते हैं एस्टिमेशन के लिए, आइडिया लगाने के लिए कि कितने टाइम में जो है कौन सा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 प्रकार के होते हैं आइडिया वाले टाइम। एक तो ऑप्टिमिस्टिक होता है, एक मोस्ट लाइकली होता है, एक पेसिमिस्टिक टाइम होता है, एक्सपेक्टेड टाइम होता है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम का मतलब क्या है, देखो हम लोग 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे। आपके पास में ऑप्टिमिस्टिक टाइम, तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होगा, देखो आपके पास में सबसे पहला है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। तो इट इज जनरली द शॉर्टेस्ट टाइम इन विच द एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड। कहने का मतलब ये कम से कम टाइम, हम लोग पता करेंगे कि हम दिमाग लगाएंगे कम से कम इस एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा। वो जो कम से कम टाइम होगा उस एक्टिविटी के लिए हमने सोचा है वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम होगा। उसका मोस्ट लाइकली टाइम का मतलब होता है कि द कंप्लीशन टाइम हैविंग द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, नोट दिस टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड टाइम। कहने का मतलब है कि संभावना
कि इस प्रोग्राम को होने में कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लग सकता है। वो जो संभावना है वो मोस्ट लाइकली टाइम होगा, मोस्ट लाइकली टाइम होगा। पेसिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम का मतलब होगा कि इस प्रोग्राम को हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय में कंप्लीट कर सकते हैं। देखो तीन तरीका, एक तो ऑप्टिमिस्टिक हो गया, इस प्रोग्राम को हम कम से कम कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, वो हो गया ऑप्टिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक हो गया, इस प्रोग्राम को हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने टाइम में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, वो हो गया पेसिमिस्टिक। मोस्ट लाइकली का मतलब हो गया कि इस प्रोग्राम में कितना समय लग सकता है, ये मोस्ट लाइकली हो गया। आगे बात समझ में। तो एक्सपेक्टेड टाइम, अब उसके बाद होगा चौथा टाइम है एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम में क्या करेंगे आप लोग, कैसे निकालते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड टाइम। देखो जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है उसमें आप लोग जो है मोस्ट लाइकली टाइम को 4 से गुणा करके जोड़ देंगे और फिर उसी में जोड़ देंगे पेसिमिस्टिक टाइम, फिर उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। आपके पास में क्या निकल जाएगा, एक्सपेक्टेड टाइम। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे, ये भी लिखना है एग्जाम के अंदर। तो ये आपके पास में 4 टाइप की जो है टाइम पीरियड डिवाइड करने के लिए एक आइडिया के टाइम कितना टाइम लगेगा किसी भी एक्टिविटी में, तो उसको 4 टाइप के टाइम में हम डिवाइड कर सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक टाइम भी आप लोग ले सकते हो उसका, मोस्ट लाइकली टाइम भी ले सकते हो, पेसिमिस्टिक टाइम भी ले सकते हो, एक्सपेक्टेड टाइम भी ले सकते हो। जो अच्छा होता है, जो सबसे अच्छा जो हम लोग टाइम लेते हैं वो है एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम से जो है टाइम की जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम से कम और शॉर्ट आ जाती है, जिसके अंदर हम कर सकते हैं उस प्रोग्राम को, है ना। नेक्स्ट आपके पास में है टाइम डिवाइडेशन के बाद में नेक्स्ट जो स्टेप है PERT की, वो है डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ। अब ये क्या होता है, देखो द क्रिटिकल पाथ इज डिटरमाइंड बाय एडिंग द टाइम फॉर द एक्टिविटी इन ईच सीक्वेंस एंड डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट पाथ इन द प्रोजेक्ट। द क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन द टोटल कैलेंडर टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। कहने का मतलब ये होता है कि आपने एक टाइम पीरियड फिक्स कर लिया एक प्रोग्राम के लिए, अब उसमें कुछ ना कुछ एरियर आएगा उस प्रोग्राम के अंदर, एरर तो आएंगे। तो हम क्या करते हैं कि उन एरर को कम करने के लिए उस प्रोग्राम के टाइम को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जिससे कि अगर मान के चलो बीच में कोई दूसरा भी प्रोग्राम हमें लोगों को ऐड करना पड़े तो टाइम पीरियड कम ना पड़े। तो इसी को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ। इसी चीज़ को बोला जाता है क्रिटिकल पाथ को भी डिटरमाइन करना, कि बीच बीच में कोई भी अगर क्रिटिकल चीज़ आएगी तो हमें उसको पहले से ही पता रखना है और उसके लिए टाइम पीरियड पहले से ही मैनेज करके अंदर उसके अंदर ऐड करना है उस टाइम पीरियड के अंदर, जिससे कि बाद में हमें पूरा जो है प्रोग्राम चेंज नहीं करना पड़े। आगे बात समझ में। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास है PERT की। अपडेट द PERT चार्ट एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। जैसे जैसे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PERT चार्ट को अपडेट करते रहना चाहिए। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट जो है प्रोग्रेस करता जा रहा है, आगे प्रोग्रेस करता जा रहा है, उसको आप लोग अपडेट करते रहो। कहने का मतलब ये है, देखो सबसे पहला पॉइंट इसमें मेक एडजस्टमेंट इन द PERT चार्ट एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस होता रहे उसको एडजस्ट करते रहे। जैसे कि मान के चलो आपने किसी भी, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, किसी भी प्रोग्राम के लिए आपने 10 दिन लिए। अब 10 दिन में जो 7 दिन के अंदर वो जो प्रोग्राम है वो ओनली 40% खत्म हुआ। अब आपको 10 दिन के अंदर जो है कितना प्रोग्राम खत्म करना है, 60%। तो अब ये जो 7 दिन के अंदर आपके जो है 40% खत्म हुआ, 3 दिन बचे आपके पास में। अब 3 दिन में क्या करेंगे, हम उस प्रोग्राम को एडजस्ट कर लें जिससे कि प्रोग्राम 10 दिन में खत्म हो जाए और जो टाइम जो है पूरा जो टाइम है वो ज़्यादा ना लगे प्रोग्राम में। तो ये चीज़ अपडेट करते रहना चाहिए। जैसे जैसे प्रोग्राम आगे प्रोग्रेस कर रहा है हम उस टाइम पीरियड को या उस चार्ट को हम लोग अपडेट करते रहें, जिससे कि हमें जो मिनिमम टाइम दे रखा है और जो मिनिमम कॉस्ट दे रखी है उसमें उस प्रोग्राम को पूरा कर सकें। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में 50,000 का कोई प्रोग्राम है, हमें 50,000 रुपये में करना है और जो 50% जो प्रोग्राम है हमारा जो है अप्रोक्सीमेट जो है 35,000 रुपये में खर्च कर चुके हैं। 50% प्रोग्राम में 35,000 रुपये हम लोग खर्च कर चुके हैं। अब हम लोगों को जो 50% प्रोग्राम जो बचा है वो 15,000 रुपये में करना है कैसे भी करके। तो हम लोग इसको अपडेट करते रहे कि हमारे पास 35,000 रुपये खर्च हो गए। तो ऐसा ना हो कि पूरे पैसे खर्च होने के बाद हम लोगों को पता लगे कि अभी जो प्रोग्राम है जो प्रोजेक्ट है वो तो 70% ही खत्म हुआ है और पैसे पूरे खत्म हो गए। तो बीच बीच में उस पर्ट को, उस चार्ट को, PERT चार्ट को बीच बीच में हम लोगों को अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे कि बीच में कोई दिक्कत ना आए। आगे बात समझ में। यही चीज़ आप लोगों को लिखना है और यही चीज़ें इसमें लिखी हुई अपने लैंग्वेज के अंदर। एज द प्रोजेक्ट अनफोल्ड द एस्टिमेटेड टाइम कैन बी रिप्लेस्ड विद एक्चुअल टाइम।
In case where there are delay, additional resources may be needed to stay on schedule and PRT chart may be modified to reflect the new situation. ये सब आपको इंग्लिश में, आप अपनी लैंग्वेज में लिखे हर चीज को तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट आपके पास में है बेनिफिट ऑफ PERT। जो पर्ट चार्ट है, PERT चार्ट है, उसके क्या क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहला देखो, एक्सपेक्टेड टाइम में हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। जो हमारे पास में स्पेसिफिक डेट दे रखी है उसमें हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में जो क्रिटिकल पाथवे बीच में आएंगे उनको हम पहले से भाप सकते हैं, कहने का। नेक्स्ट आपके पास में जो प्रोग्राम है उसमें जो रिसोर्सेज हम लोगों को दिख पाए, जो भी यूज होंगे उनको पहले से हम लोग जो है इकट्ठा कर सकते हैं। एक्टिविटी को टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं, टाइम पे एंड कर सकते हैं, ये चीज़ें ध्यान। उसकी कॉस्ट को जो है, जो प्रोजेक्ट है उसके कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके टाइम को कम कर सकते हैं। तो आपको जैसा भी लगे आप लिख सकते हो, बहुत सारे इसके अंदर, बहुत सारे आप लोग लिख सकते हो कि कौन कौन से बेनिफिट है इसके अंदर, है ना। इस तरह ये देखो आपके पास में ये एक PRT चार्ट है, ये आपके पास में स्टार्टिंग पॉइंट को दिखा रहा है, ये आपके एंड पॉइंट को दिखा रहा है। और ये जो गोले गोले हैं, ये जो गोल गोल है, ये जो वृत्ताकार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो एक्टिविटी है, क्या ये एक्टिविटी, प्रत्येक एक्टिविटी को शो करते हैं। और ये जो एरो जो दिखाई दे रहे हैं ये रिलेशन को शो करते हैं कि दो एक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन है। ये है आपके पास में PRT चार्ट। अब नेक्स्ट आपके पास में दूसरा चार्ट है GANTT चार्ट, गैंट चार्ट। गैंट चार्ट देखो, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। गैंट, मॉडर्न गैंट चार्ट एक साइंटिस्ट के नाम की वजह से पड़ा है, हेनरी गैंट की वजह से। इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो ये क्या है और क्यों यूज किया जाता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गैंट चार्ट इज ए टाइप ऑफ बार चार्ट। देखो, वो तो क्या था कि नेटवर्क चार्ट था, जो पर्ट था। अब आप लोग को कि सर पर्ट में और गांठ में क्या फ़र्क है, उस चीज़ को हम लोग बता देते हैं। यही आपको पर्ट में और गांठ चार्ट में क्या फ़र्क है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे कि आपके पास सबसे पहले PRT चार्ट। PRT चार्ट में क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसको हम एक नेटवर्क में शो करते हैं, एक नेटवर्क के अंदर, है ना। एक नेटवर्क ड्रा करके उसको शो करते हैं। यह आपके पास में पर्ट चार्ट है। जबकि जो गांठ चार्ट होता है, GANTT गांठ चार्ट, वो एक तरह का बार चार्ट है, BAR बार चार्ट। बार चार्ट में क्या होता है, आप ग्राफ बनाते हो तो देखो इस तरीके से आपके पास में ये क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम की, जैसे आपके पास में यहाँ तो टाइम है, यहाँ तो सॉरी प्रोग्राम है, और यहाँ प्रोग्राम की टाइमिंग है। तो जैसे पहला प्रोग्राम है उसकी टाइमिंग है 2 घंटे की, दूसरे प्रोग्राम की टाइमिंग है 3 घंटे की, तीसरे प्रोग्राम की टाइमिंग है 4 घंटे की। तो हमने उनको क्या किया, एक बार के रूप में इंडिकेट किया है। और जब हम किसी प्रोग्राम को बार के रूप में इंडिकेट करते हैं तो उस चार्ट को बोलते हैं हम लोग GANTT गांठ चार्ट। बात समझ में आ गई दोनों में क्या फर्क है। तो हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। गांठ चार्ट इज ए टाइप ऑफ बार चार्ट डेट इलस्ट्रेट ए प्रोजेक्ट शेड्यूल। ये प्रोजेक्ट के शेड्यूल को बताता है, टाइम पीरियड को बताता है किसी भी प्रोजेक्ट के। और इसका जो नाम है इसके इन्वेंटर के आधार पे दिया गया। इसका इन्वेंटर था हेनरी गांठ, हु डिजाइन सच ए चार्ट अराउंड द 1910 से 1915 के बीच में। एक ऐसा चार्ट इसने बनाया जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के टाइम पीरियड को शो करता था। आगे बात समझ में। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं, गांठ चार्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली बात, डेफिनेशन क्या होगी। देखो, ए गांठ चार्ट इज ए टाइप ऑफ बार चार्ट। ये किसको शो करता है, प्रोजेक्ट के टाइम पीरियड को। सबसे पहली चीज, दिस चार्ट लिस्ट द टास्क टू बी परफॉर्म ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड टाइम इन्वर्टर ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कहने का मतलब है, इस तरीके से आप लोग 2 लाइन बनाते हो। जो वर्टिकल एक्सिस होता है ये नीचे वाला, उस पर तो आपकी जो एक्टिविटीज होती है, और जो ऊपर वाला जो एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है आपके पास में, इस पे आपका टाइमिंग होता है। क्लियर। द विड्थ ऑफ हॉरिजॉन्टल बार इन द ग्राफ शो द ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी। जो भी यहाँ पे जो भी विड्थ होती है इस ग्राफ की, वो किसको शो करती है,
उस एक्टिविटी में लगने वाले टाइम पीरियड को। Gantt chart illustrates the start and finish date of the terminal element and summary element of the project। कहने का मतलब होगा कि जो Gantt chart है क्या हम लोगों को क्या बताता है कि कब स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम और कब खत्म हुआ है, मतलब टोटल टाइम पीरियड भी हम लोगों को बताता है और हर एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा वो भी हम लोगों को बताता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात देखेंगे इसके लिए, देखो ये रहा आपके पास में GNTT चार्ट, एक प्रोग्राम के लिए बनाया गया चार्ट है ये। एक तरफ तो जो है तुम्हारे पास में क्या है, देखो एक्टिविटीज है और एक तरफ क्या है आपके पास में टाइम पीरियड है ना। तो ये तो आपके पास में देखो ये तो सारी एक्टिविटीज है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होगी इस प्रोग्राम में, और ये आपके पास में टाइम पीरियड है ना। तो ये आपके पास में टाइम पीरियड है और ये आपके पास में क्या है, एक्टिविटी है। तो ये आपके पास में एक एग्जाम्पल है, आप एग्जाम के अंदर भी छाप सकते हो, किसी भी वैक्सीनेशन चार्ट बना लेना है या कोई भी आप लोग कोई भी मन में आपको जो भी लगे उसका एग्जाम्पल आप लोग दे देंगे। अब देखो आपके पास में क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए गांठ चार्ट के लिए, आप क्या क्या चीज़ें जो है उस ग्राफ में प्रदर्शित करोगे, क्या क्या शो करोगे। देखो गांठ चार्ट के लिए आप लोग क्या क्या शो करोगे, एलिमेंट ऑफ गांठ चार्ट। सबसे पहले टास्क लिस्ट होनी चाहिए, जो टास्क लिस्ट होगी वो वर्टिकली रन वर्टिकली डाउन द लेफ्ट ऑफ द गांठ चार्ट टू डिस्क्राइब प्रोजेक्ट वर्क एंड मे बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप। टास्क लिस्ट का मतलब कौन कौन से एक्टिविटी का अभी बताया था मैंने, उसको ऊपर से नीचे आप लोग लिखोगे इस तरीके से, पहले क्या होगा उसके बाद में क्या होगा उसके बाद में, और यहाँ पर उसकी जो है टाइम पीरियड यहाँ पर आप लोगों ने डाला है। अब किस में कितना टाइम लग रहा है वो आप लोग करते जा रहे थे, इस तरीके से पहले वाला एग्जाम्पल देख लेंगे। ऊपर हॉरिजॉन्टली क्या होगा, टाइम पीरियड लिखेंगे आप लोग। देखो वर्टिकली तो क्या लिखेंगे, टास्क लिखेंगे, हॉरिजॉन्टली क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, कितना टाइम लगेगा, और फिर वर्टिकली डेट लाइन, उसमें डेट भी आप लोग शो करेंगे, और फिर बार्स, जो बार्सों के बीच के अंदर आप लोग कितना टाइम लगा उसको बार से शो करेंगे। बार का मतलब एक रेक्टेंगल बनाएंगे ना, इस तरीके से आप लोगों की जो मुझे देखो अब मैं बता दूं आप लोगों को, ऊपर देखेंगे एक बार फिर इस चीज़ में क्या क्या एलिमेंट होते हैं मैं आपको बता दूं। देखो टास्क लिस्ट कौन सी है और यहाँ पे टाइम लिस्ट कौन सी है। ये देखो ये तो आपके पास में टास्क लिस्ट है, ये तो आपके पास टास्क लिस्ट है, ये आपके पास में टाइम लिस्ट है जिसके अंदर डेट भी है, और ये आपके पास में बार है, ये आपके पास में बार, ये सब बार है, ये सब एलिमेंट होते हैं गांठ चार्ट के। नेक्स्ट हमारे पास में इसी में देखते हैं हम लोग आगे एलिमेंट। बाकी ये 3 माइलस्टोन का मतलब ही वही है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज उसके अंदर क्या क्या जो है एक दूसरे पे कौन कौन सी एक्टिविटीज डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंसी का मतलब है कि कौन से टास्क का किससे संबंध है। प्रोग्रेस का मतलब होता है कि कितना टास्क जो है प्रोग्रेस कर चुका है कौन सी जगह पर, वो हम लोगों को देखना है, कितना % कंप्लीट हो चुका है वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए आपके, और कौन कौन से रिसोर्सेज आपकी उसमें ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी टीम आपकी उसमें ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ आपके गांठ चार्ट के अंदर इंक्लूड आप लोगों को करनी है। नेक्स्ट आपके पास में इसी में देखेंगे यूजेज ऑफ गांठ चार्ट, क्या क्या कार्य है, क्या क्या यूजेज है गांठ चार्ट के, क्या क्या कार्य है, आखिर हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो मेन इसका यूज है किसी भी प्रोजेक्ट के टाइम शेड्यूल को शो करने के लिए, उसकी ड्यूरेशन को शो करने के लिए, उसके टाइम को शो करने के लिए, उसकी कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। आई बात समझ में। तो सबसे पहला टू शो द करंट शेड्यूल स्टेटस, सेकंड टू मेजर द टास्क ड्यूरेशन इन द प्रोजेक्ट, थर्ड टू रिप्रेजेंट द कॉस्ट टाइम एंड स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, चौथा ए यूजफुल टूल फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूल प्रोजेक्ट, पांचवा टू प्लान हाउ लॉन्ग ए प्रोजेक्ट शुड टास्क, छठा ले आउट द ऑर्डर इन विच द टास्क नीड टू बी कैरिड आउट, सातवां मॉडर्न गांठ चार्ट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड डिपेंडेंसी बिटवीन टास्क। ये मॉडर्न में आता है डिपेंडेंसी वगैरह ना, बाकी जो पुराने गांठ चार्ट थे उसमें यही थे। अब उसकी डिपेंडेंसी को देखना और प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना भी गांठ चार्ट का एक उपयोग है। और टू विजुअलाइज इमीडिएटली व्हाट शुड बी हैव बीन अचीव्ड एट एनी पॉइंट इन टाइम, कि कितना हमने उस प्रोजेक्ट को अचीव कर लिया है इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, यह भी हम लोगों को बताता है गांठ चार्ट। एंड गांठ चार्ट का लास्ट उपयोग है टू एसेट टेकिंग रिमीडियल एक्शन टू ब्रिंग द प्रोजेक्ट
बैक ऑन कोर्स इफ रिक्वायर्ड। कहने का मतलब है कभी हम लोगों को बैक में देखना पड़े कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज हुई है, हमें कहाँ कहाँ पे कमी रखी है, वो भी चीज़ हम लोगों को बताता ही है। तो ये हमारे पास में यूजेज है गांठ चार्ट के। अब एडवांटेज क्या क्या है देखो आपको बता दें कि एडवांटेज में हम लोग बात करें तो इट हेल्प इन प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग द वर्क ऑफ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग और मॉनिटरिंग में हेल्प करेगा। टाइम इज एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस इन द चार्ट। टाइम के लिए मेन चीज़ है टाइम। देखो मेन फोकस इसका टाइम पे होता है कि एक लिमिट टाइम पीरियड में हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, यह भी इसका एडवांटेज है। ऑल टास्क आर विजिबल एट द ग्लांस इन रिलेशन टू अदर। सभी जो टास्क होते हैं एक दूसरे से रिलेशन हम पता कर सकते हैं। डेडलाइंस आर डिपिक्टेड इन द चार्ट। जो डेडलाइंस होती है वो डिपिक्टेड होती है चार्ट के अंदर। इट ऑर्गेनाइज योर थॉट, आपकी थॉट को ऑर्गेनाइज करता है। इट डेमोन्स्ट्रेट दैट यू नाउ व्हाट यू आर डूइंग। ये पता करता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, इसका भी हमें पता रहता है इस चार्ट से। इट शुड हेल्प यू टू सेट रियलिस्टिक टाइम फ्रेम। और हमें ये रियलिस्टिक टाइम फ्रेम को बनाने में हमें मदद करता है किसी भी प्रोग्राम की। तो आप लोग बहुत सारा लिख सकते हो इसके बारे में। आप लोगों को समझ में आ गया तो गांठ चार्ट है क्या, मैंने टाइम पीरियड पे। डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है अगर आपने इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की। जो साइज ऑफ द बार होते हैं वो अमाउंट को इंडिकेट नहीं करते कि कितना काम हम लोगों ने कर लिया, वो अलग से इंडिकेट करना पड़ता है हम लोगों को। दे नीड टू बी कंस्टेंटली अपडेट, ये हमेशा अपडेट मांगता है, बार बार हम लोगों को देखना पड़ता है कि हाँ इसमें कितना टाइम पीरियड लगा। डिफिकल्टी टू सीड वन सीड ऑफ पेपर, और एक पेपर पे देखना इसको मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज होती है तो 2-3 पेपर में हम लोगों को इसको बनाना पड़ता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है आपके पास में गांठ चार्ट के। तो ये हमारे पास में देखो टॉपिक थे, एक तो था आपके पास में पार्ट चार्ट और एक बार GANTT गांठ चार्ट। दोनों के बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, नोट्स भी बनाएंगे। तो ये आपके पास में कंप्लीट हुआ।